सो हेलो एवरीवन, माय साइंस वीडियो की एक नई क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पार्ट 3 के बारे में। आज की क्लास में स्पेशली बात होने वाली है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। इससे पहले आज की वीडियो शुरू करें, आज की क्लास शुरू करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। लेकिन लग नहीं रहा मुझे कि घंटी बज रही है। बहुत इनएक्टिव हो आप लोग, एक्टिव हो जाओ, सोने का टाइम चला गया, एक्टिव हो जाओ। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं पहले कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के बारे में या फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। इससे पहले हम इसकी तरफ बढ़े, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले टर्म हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी। हम लोग हमारे आसपास देखते हैं बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, है ना। ये सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़े होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं, फूड चेन से, फूड वेब से, और साथ ही साथ ये अपने एनवायरनमेंट से, यानी हमारा जो ये एनवायरनमेंट है, ये इससे भी जुड़े होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन कहती है बायोडाइवर्सिटी इज सम टोटल ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देयर इंटररिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। अब दूसरी टर्म हमारे पास है बायोस्फीयर। बायो का मतलब होता है लाइफ और स्फीयर का मतलब होता है सर्कल, यानी स्फीयर एक बॉल है जैसे, वैसे स्फीयर। हमारी अर्थ में बायोस्फीयर का मतलब क्या हुआ? बायोस्फीयर अर्थ का वो हिस्सा है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। द पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ इज टर्म्ड एज बायोस्फीयर। फिर वो पार्ट एटमॉस्फेयर का है, फिर वो पार्ट हाइड्रोस्फीयर का है, या फिर वो पार्ट लिथोस्फीयर का है। किसी का भी है तीनों में से। जो पार्ट अर्थ का लाइफ के लिए लाइफ सपोर्टिंग है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया हमारी हवा का एरिया जिसमें हमारी हवा है। हाइड्रोस्फीयर हो गया पानी का एरिया जिसमें ओशंस हैं, वाटर बॉडीज हैं। और लिथोस्फीयर हो गया जिसमें हमारी ये खुश्की जमीन है। ठीक है। अब तीसरी डेफिनेशन हमारे पास है फ्लोरा। ये जो फ्लोरा है, फ्लोरा का मतलब होता है वैरायटी ऑफ प्लांट्स। वैरायटी ऑफ प्लांट्स फाउंड इन एन एरिया, या वैरायटी ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ए प्लेस। जहां की हम फ्लोरा की बात कर रहे हैं, सपोज करो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, या सपोज करो हम जम्मू की बात कर रहे हैं, सपोज करो हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, सपोज करो हम अपने डोडा की बात कर रहे हैं। हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं उस एरिया के कंप्लीट प्लांट्स की वैरायटी जो है उसको हम वहां का फ्लोरा कहते हैं। दूसरी चीज है फॉना। फॉना का मतलब होता है वैरायटी ऑफ एनिमल्स फाउंड इन एन एरिया। किसी एरिया के जब फॉना की बात आती है तो हम वहां के एनिमल्स की वैरायटी की बात करते हैं। ठीक है। अगला है स्पीशीज। अब स्पीशीज क्या है? स्पीशीज ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे से क्लोजली इंटररिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं शेप में, और साथ ही साथ ये इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। मतलब a species is a group of closely related organisms which are similar to each other and are capable of interbreeding and producing fertile offsprings। कहने का मतलब ये closely related organisms हैं, एक दूसरे के साथ ये fertile offsprings पैदा कर सकते हैं, यानी कि reproduction कर सकते हैं और fertile offspring पैदा कर सकते हैं। जैसे कि कैट, डॉग, हॉर्स या ह्यूमन बीइंग, ये सारी क्या है? स्पीशीज हैं। अब जाहिर सी बात है इंसान का बच्चा बिल्ली के पेट से तो जन्म नहीं लेगा ना, या बिल्ली का बच्चा कुत्ते के पेट से जन्म तो नहीं लेगा ना, या गाय का बच्चा घोड़ी के पेट से जन्म नहीं लेगा। मतलब ये जो स्पीशीज होती है, स्पीशीज अपनी तरह के ही ऑर्गेनिजम्स जो क्लोजली रिलेटेड हैं और एक दूसरे के साथ मेटिंग करके या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं स्पीशीज, ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं स्पीशीज। अगला है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं और उसके अलावा दूसरी किसी जगह पर भी नेचुरल कंडीशन में नहीं पाई जाती हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक डिफाइंड एरिया में या डिफाइंड प्लेस में पाए जाते हैं, डिफाइंड रीजन में पाए जाते हैं, और उसके अलावा नेचुरल कंडीशन में दूसरी जगह कहीं नहीं पाए जाते हैं। हो सकता है प्रोटेक्टिव एरियाज में रखे गए हों, लेकिन नेचुरली वो दूसरी जगह नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि याक, तिब्बतन एंटीलोप और हंगुल, ये हमारे कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के एंडेमिक स्पीशीज हैं। अब
हमारे पास ये कुछ डेफिनेशंस थी। अब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी, हमने पढ़ा था पीछे कि बायोडाइवर्सिटी की एक्सटिंक्शन हो रही है, ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, एक्सटिंक्शन हो रही है, बहुत सारी स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स की खत्म हो रही हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की थ्रेट के लिए ये कुछ मैन काजेज हैं, मैन थ्रेट्स जो बायोडाइवर्सिटी को हैं वो हैं ये। पहली चीज है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। मैंने आपको बताया था कि हम लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पॉपुलेटेड कंट्री हो गई है, तो इतने लोगों को फीड करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा फूड प्रोडक्शन की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट लैंड। हम लोग फॉरेस्ट की जो ज़मीन है उसको क्लियर करके वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड बना रहे हैं। तो हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ये भी सबसे बड़ी थ्रेट है। दूसरी चीज हैबिटेट लॉस। अब हैबिटेट लॉस क्या होता है, मैंने कहा था हैबिटेट होता है द लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका लॉस कैसे हो रहा है, जब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उस फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स जो वहां रहते हैं, यानी बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स जो वहां रह रहे हैं, उनका घर उनसे छिन गया। तो हो सकता है वो वहां जाकर किसी दूसरे एनवायरमेंट में सर्वाइव ना कर पाए, तो उससे क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहे हैं। उसके बाद है ओवर पॉपुलेशन। तीसरी चीज है ओवर पॉपुलेशन। ये रूट कॉज है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन से ही बाकी सारी चीजें पैदा हो रही हैं। हम लोगों को ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है और पॉपुलेशन से, ज्यादा जगह की जरूरत पड़ रही है और पॉपुलेशन से, तो ये बाकी जो चीजें हैं ये सारी इस और पॉपुलेशन का ही नतीजा है। अगला है पोल्यूशन। अब पोल्यूशन कैसे हो रहा है, हम लोग एक्सेसिव फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें, जो बहुत सारी गंदगी आ रही है, यानी कि मैंने कहा कि और पॉपुलेशन एक रूट काज है, उससे बाकी सारी चीज़ें। अब हम पोल्यूशन को भी इससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, हर चीज़ बढ़ रही है, तो पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस बढ़ रहे हैं तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी को, अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं कुछ स्टेप्स फॉलो करके। पहली चीज़, हम लोगों को अनऑथराइज्ड कटिंग ऑफ ट्रीज पे कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए, टोटल बैन, चाहे वो ट्रेड के लिए है, चाहे वो फॉरेस्ट फायर के लिए है। अनऑथराइज्ड कटिंग जो है उसको बैन कर दो, ट्रीज बचे रहेंगे, फॉरेस्ट बचे रहेंगे। दूसरी चीज, अब ऐसा तो नहीं है कि फॉरेस्ट से जो हमको लकड़ी मिलती है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लकड़ी की जरूरत तो पड़ती है, फर्नीचर, बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बनाने के लिए पड़ती है, तो हम ऑथराइज्ड कटिंग करते हैं, गवर्नमेंट ऑथराइज करती है कि हाँ पेड़ों को काटो। लेकिन अगर हमें ऑथराइज्ड कटिंग करनी भी है तो उस केस में हम लोगों को इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज को प्लांट करके, उनकी केयर करके उनको ग्रो करना चाहिए, ताकि क्या हो, बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि डिफॉरेस्टेशन हो गई, पेड़ खत्म हो जाएं। अगर पेड़ कट रहे हैं ऑथराइज्ड कटिंग के तहत तो नए पेड़ लगने चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फायर्स। हम लोगों को फॉरेस्ट फायर से अपने फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। कैसे बचा सकते हैं, हम लोगों को फायर एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करना चाहिए या स्ट्रांग ब्लोअर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम आग की या फायर की जो डायरेक्शन है, विंड की डायरेक्शन बदल कर दूसरी तरफ ले जाएं, ताकि आग जो है जंगल में फैले ना। ठीक है। अगला है पोचिंग शुड बी बैंड। अब पोचिंग क्या होता है, पोचिंग होता है इलीगल कैप्चरिंग और किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर बेनिफिट। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जानवरों को मारते हैं, उनकी चमड़ी बेचते हैं, उनके जैसे हाथी को उसके दांतों के लिए मारा जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे वो स्पीशीज खत्म हो रही है, उससे वो एनिमल्स खत्म हो रहे हैं। तो ये जो है इस पे कंप्लीट बैन होना चाहिए। अगर कोई पकड़ा जाता है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, तब जाकर इन चीज़ों पे कंट्रोल हो सकता है। और ये एक प्राइमरी स्टेप है जो ये लास्ट वाला है, इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है उसको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या किसी भी प्लांट या एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रिजर्व करना, नेचुरल हैबिटेट में ही उसकी प्रोटेक्शन करना, इसको हम कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। इसके लिए हमारे पास कुछ रिजर्व्स हैं या हमारे पास कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो हम इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बायोस्फीयर रिजर्व की ही बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या चीज़ है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि इन सिटू कंजर्वेशन करके हम वाइल्ड लाइफ को या फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। अब इन सिटू कंजर्वेशन करने का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है उन ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को या एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में बचाना, उसको कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। कैसे करते हैं हम, इसके लिए हम प्रोटेक्टेड एरियाज
डिमार्केट करते हैं, हम एरियाज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, एरियाज़ को, बहुत बड़े बड़े एरियाज़ को डिमार्केट करते हैं और उनको, उनमें जो इलीगल कोई भी काम है तो उसको हम, एक्सप्लॉयटेशन है एक तरह से, तो उसको हम बैन कर देते हैं। अब सबसे पहला जो प्रोटेक्टेड एरिया हम पढ़ने वाले हैं ये है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या चीज़ है? इट इज़ अ वास्ट एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया है। प्राइमरी जो इसका काम है वो प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन साथ ही साथ ये वहाँ पर रहने वाले ट्राइबल्स के लाइफस्टाइल और उनके कल्चर को भी प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है। हम इसकी डेफिनेशन यहाँ से देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इट इज़ अ वास्ट एरिया मेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। प्राइमरी इसका काम प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है एंड ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड कल्चर ऑफ ट्राइबल्स लिविंग देयर, लेकिन साथ ही साथ ये वहाँ पर रहने वाले ट्राइबल्स के कल्चर और ट्रेडिशन को भी प्रोटेक्ट करता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जोन्स हैं, यानी कि इसके 3 एरियाज हैं। एरियाज का मतलब इसके 3 स्फीयर्स हम कह सकते हैं, 3 लेयर्स हम कह सकते हैं। अब इसमें 3 जोन्स होते हैं। जो इनरमोस्ट है, सबसे अंदर वाला, इसको हम कहते हैं कोर जोन, इसको हम कहते हैं कोर जोन। अंदर जो है उसको हम कोर कहते हैं, जैसे अर्थ का इंटरमोस्ट जो पोर्शन है उसको हम कोर कहते हैं। यहाँ भी जो इंटरमोस्ट जो इसका जोन है उसको हम कहते हैं कोर जोन। इसका काम जो है वो स्ट्रिक्टली सिर्फ ये है कि यहाँ पर प्रोटेक्शन की जाती है वाइल्ड लाइफ की। इट इज स्ट्रिक्टली मीन्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर किसी तरह की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड इन दिस जोन। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास जोन है ये है दूसरा जोन, इसको हम कहते हैं बफर जोन। यहां पर ये बायोस्फीयर रिजर्व की मैंने एक डायग्रामेटिक पिक्चर बनाई है। तो देखिए दूसरा जो जोन है ये कौन सा है? ये है बफर जोन। बफर जोन जो होता है इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड होती है। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी, लेकिन किसके लिए? सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए और टूरिज्म के लिए। वो भी अगर वो किसी तरह का कोई नुकसान एनवायरनमेंट को या किसी तरह का वाइल्ड लाइफ या प्लांट्स को कोई नुकसान ना पहुंचाएं तो लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज में परमिटेड है। उसके बाद आ जाता है आउटर मोस्ट जोन जो कि है ट्रांजिशन जोन। इसमें मल्टीपल ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स भी होती हैं, जो ट्राइबल्स रहते हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ पर जंगलों के आसपास, तो वो ट्राइबल्स ह्यूमन सेटलमेंट्स भी यहाँ पर अलाउड हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उनको क्रॉपिंग कल्टीवेशन करने का भी दिया जाता है, परमिशन उनको दी जाती है कि वो वहाँ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो वहाँ के फॉरेस्ट और वहाँ के एनिमल्स जो हैं, वाइल्ड लाइफ जो है, उनको नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन किसी भी तरह की कोई भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स बायोस्फीयर रिजर्व से प्रोहिबिटेड है। हम किसी भी तरह की कोई भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व से। अब बायोस्फीयर रिजर्व बहुत हैं, हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व एंड ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। अब फंक्शंस क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का क्या फंक्शन है, इससे क्या फायदा है? पहली चीज कि ये उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करता है, फर्स्ट। सेकंड, इट इज प्रिजर्विंग रिच बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ये बायोडाइवर्सिटी को रिच कर रहा है, क्योंकि जब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी तो क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बढ़ेंगी, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी रिच हो रही है ड्यू टू बायोस्फीयर रिजर्व। लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहा है, जो उन लोगों का जो वहां पर रह रहे हैं उनके लाइफस्टाइल को भी ये मेंटेन कर रहा है। अगला है प्रिवेंट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरह के कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नेचुरल रिसोर्स की वहां से प्रोहिबिटेड है। तो इससे क्या हो रहा है कि वहां से कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही है, बचा रहा है एक्सप्लॉयटेशन से हमारी नेचुरल वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को। उसके बाद इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर रहा है, उसके आसपास जो भी इकोसिस्टम है, वहां पर जो भी इकोसिस्टम है उस एरियाज में, उनको इकोलॉजिकल बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर रहा है वहां पर। और साथ ही साथ ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है रिसर्च के लिए, टूरिज्म के लिए और साथ ही साथ एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए। तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व।
तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स के बारे में। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।